One video, one topic, one step closer to your goals. Hello दोस्तों, I hope everyone is full of energy and ready to learn. Today we are starting with the second part of our chapter, reproduction in lower and higher plants. आज के टॉपिक है sexual reproduction in plants and microsporogenesis. Let's start with the sexual reproduction. All organisms, whether it is plant or animal, first after the birth, they have to grow properly after their growth, after the maturity of their reproductive organs, proper fully development of their reproductive organ, they become mature and then they can reproduce sexually. अगर ये हम प्लांट्स के बारे में देखें तो ऐसी फेज ग्रोथ फेज जिसमें प्लांट अपने स्टेम रूट लीव्स जैसे पार्ट को ग्रो करता है इसे हम वेजिटेटिव फेज या फिर जुआनल फेज कहते हैं एंड एंडिंग ऑफ जुआनल फेज indicates the beginning of reproductive phase. When in higher plants we see flowering, we can say that the plant is mature and entered the reproductive phase. तो flowers indicate करते हैं reproductive phase को. तो flower इतना important क्यों है? Because flower is the structured, a specialized structure of the sexual reproduction in flowering plant. इसलिए अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट समझना है तो हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर फ्लावर की डायग्राम समझना ज़रूरी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्स. फ्लावर के पास दो कैटेगरी ऑफ वर्ल्स होते हैं और एक टिपिकल फ्लावर के पास फोर वर्ल्स होते हैं. कैटेगरीज अगर देखें तो एसेसरी वर्ल एंड इसेंशियल वर्ल्स. एसेंशियल वर्ल्स वो वर्ल्स होते हैं जिनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे वर्ल्स जो खुद गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, मेल वर्ल जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं एंड फीमेल वर्ल्स जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं. और एसेसरी वर्ल्स ऐसे वर्ल्स है जो सिर्फ एक्सटर्नली हेल्प करते हैं, जैसे कि कैलिक्स कैलिक्स प्रोटेक्शन देता है और कोरोला कोरोला के इंडिविजुअल्स को हम पेटल्स कहते हैं जो कि बहुत कलरफुल वाइब्रेंट होती है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है फॉर पॉलिनेशन. एंड वी विल स्टडी कि पॉलिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो अगर हम इनके इंडिविजुअल्स के नाम देखें तो कैलिक्स के इंडिविजुअल मतलब कैलिक्स का एक पार्ट इसे हम कहते हैं सेपल्स. कोरोला के पार्ट को पेटल्स कहते हैं. एंड्रोशियम के पार्ट को स्टेमन एंड गाइनोशियम पार्ट के इंडिविजुअल पार्ट को हम कार्पेल कहते हैं. सो यही सारी चीज़ें हम फ्लावर के डायग्राम से समझेंगे. स्टार्टिंग विद गाइनोशियम. गाइनोशियम के जो फर्स्ट पार्ट होता है वो है स्टिग्मा. स्टिग्मा इज द प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स टू डिपॉजिट टू कम ओवर देयर. और ये स्टिकी होता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को और फिर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है. पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब फॉर्म करता है थ्रू स्टाइल. तो स्टाइल एक होलो स्लेंडर पार्ट है कार्पेल का. फिर बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है जिसे हम ओवरी कहते हैं. ओवरी के अंदर होती है ओवेरियन कैविटी और ओवेरियन कैविटी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स. ओव्यूल्स जॉइन होते हैं प्लासेंटा को. आफ्टर दैट वी विल स्टडी एंड्रोशियम. एंड्रोशियम का जो स्टराइल पार्ट होता है, ऐसा पार्ट जो कि गैमेट प्रोड्यूस नहीं करता, वो होती है फिलामेंट. तो फिलामेंट एक स्लेंडर पार्ट है जो कि एक हाइट प्रोवाइड करता है एंथर को. एंथर इज जॉइंट टू फिलामेंट विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव. और एंथर एक फर्टाइल पार्ट है. तो एंथर के अंदर गैमेटोजेनेसिस होती है, पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं एंड मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं और इसलिए इसे हम फर्टाइल पार्ट कहते हैं. तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बाद वी कैन सी इजीली कि करोला पेटल्स होती है एंड कैलिक्स ग्रीन कलर के ऐसे पार्ट होते हैं जो कि फ्लावर को प्रोटेक्शन देते हैं व्हेन फ्लावर इज इन बर्ड स्टेज. तो जब फ्लावर छोटी सी बर्ड होती है तब कैलिक्स उसके अराउंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. थैलेमस एक बेस होता है जिसके ऊपर पूरा फ्लावर इज सेटल्ड और उसे हम रिसेप्टेकल भी कहते हैं. तो इफ यू आर understood and learn the proper diagram of flower,
अब फ्लावर के फंक्शन सुन लो। तो पहला फंक्शन है गैमेट का प्रोडक्शन, गैमेटोजेनेसिस, हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। और दूसरा फंक्शन है इंश्योर द फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिस अगर हम देखना चाहे तो पहली स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के लिए मियोसिस होना जरूरी है, क्योंकि मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होता है एंड आफ्टर मियोसिस वी हैव 4 हैप्लॉइड गैमेट्स। गैमेट्स फॉर्मेशन के बाद गैमेट्स का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वी हैव डिप्लॉयड जाइगोट। ये जाइगोट आगे जाकर माइटोसिस करता है और एक एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो आगे जाकर ग्रो होता है और एक ऑफस्प्रिंग, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इस प्रकार से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन important क्यों है? Why the organism don't prefer asexual reproduction over sexual reproduction, यानी कि why importance of sexual reproduction is more? Because variations can be possible in sexual reproduction. Variations क्यों important है? Variations इसलिए important है कि जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होती है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन, अडेप्शन होना ज़रूरी है। और अगर असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सेम जेनेटिक मटेरियल विल बी कैरी फॉरवर्ड, जिसके वजह से वेरिएशंस नहीं आएंगे और ऑर्गेनिज्म इवॉल्व नहीं हो पाएगा। एंड यू नो, अगर इवॉल्व नहीं हुए तो ऑर्गेनिज्म विल एक्सटिंक्ट। इसलिए इवोल्यूशन के लिए एंड सर्वाइवल के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। अगर हम इस प्लांट के अंदर या फिर कौन से भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो ये प्रॉपरली एक सिक्वेंशियल इवेंट की तरह होता है। मतलब हर एक स्टेप बिल्कुल प्रिसाइजली सीक्वेंस से होती है। अगर ये सारे सीक्वेंस को हम 3 इवेंट्स में डिवाइड करें तो पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन अगर प्लांट्स में देखा जाए तो पहले है गैमेटोजेनेसिस। फीमेल में वी विल से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एग। मेल में हम कहेंगे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फीमेल में मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद पॉलिनेशन भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। पॉलिनेशन में पोलन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल या फिर गाइनोशियम, दैट इज फीमेल पार्ट। फिर पोलिनेशन के बाद होगा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, यानी कि पोलन विल इंटरैक्ट विद द स्टिग्मा फॉर द जर्मिनेशन। और अगर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में पोलन कंपैटिबल होगा तो बनेगी प्रॉपर पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब विल बी इंसर्टेड इनसाइड द ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, और हमारे मेल गैमेट्स जाकर पहुंचेंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर एग के पास और होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद की जो सारी स्टेप्स है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, यानी कि जाइगोट बना, जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगा। और होता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में ट्रिप्लॉइड होता है और उसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अभी कुछ नहीं समझा होगा, सर के ऊपर से गया होगा, इट्स ओके, इट इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन। आप सिर्फ देख लो ये चीज़ें हैं, आगे जाकर अच्छे से वी विल डिस्क्राइब इट एंड वी विल लर्न इट प्रॉपरली। अब ये ऑलवेज रिमेंबर का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे हम डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ पाएंगे। वी नो कि प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है एक साइकिल के फॉर्म में। तो अगर हम एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स में देखें तो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है। स्पोरोफाइट बनाते हैं स्पोर्स, स्पोर्स तो हैप्लॉयड होते हैं। तो स्पोरोफाइट स्पोर्स कैसे बनाएंगे? मियोसिस कर कर। तो मियोसिस से
हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? माइटोसिस से। और हैप्लॉइड स्पोर्स है, माइटोसिस करके एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम गैमेटोफाइट कहेंगे। और एंजियोस्पर्म्स में, हायर प्लांट्स में, गैमेटोफाइट इज कंसिडरेबली वेरी स्मॉल कंपेयर टू स्पोरोफाइट। तो इसलिए गैमेटोफाइट इतना छोटा होता है और वो फ्लावर के अंदर ही बनता है। तो गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर इटसेल्फ। फ्लावर एक स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है और वी विल से फ्लावर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। फ्लावर के अंदर बनेगा गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। ओके, गैमेटोफाइट का काम ही है, नाम में ही है गैमेट। तो गैमेट बनाने का, टू प्रोड्यूस गैमेट, ये गैमेटोफाइट का काम है। तो गैमेट्स तो बनने चाहिए। मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाता है गैमेटोफाइट। पर गैमेटोफाइट हैप्लॉइड गैमेट्स बना रहा है, तो वो कैसे बनाएगा? माइटोसिस से। तो माइटोसिस से ये गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स फ्यूज होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट के नाम में स्पोर है, यानी कि वो स्पोर्स बनाने वाला है और ये साइकिल विल बी अगेन रिपीटेड। तो यही पूरा एक्सप्लेन किया है इन दिस ऑलवेज रिमेंबर टेक्स्ट बॉक्स। Now we will study structure of anther. This is the starting of microsporogenesis part. एंथर का स्ट्रक्चर, इमैच्योर एंथर पहले देखेंगे। इमैच्योर एंथर में सेंट्रल पार्ट होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ। पैरेन्काइमेटस टिश्यू इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल और उसके अराउंड फॉर द प्रोटेक्शन सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मल सेल का एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है। ये होता है इमैच्योर एंथर। एंजियोस्पर्म में एंथर इज जनरली बाइलोब्ड, इसे ही हम कहते हैं डाइथीकस, यानी कि दो लोब प्रेजेंट होना। एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन सैक, माइक्रोस्पोर सैक, इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो ऐसे एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो अगर दो लोब्स है, डाइथीकस दो लोब्स है, तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? राइट, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसलिए हम इसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। टेट्रा इज 4 एंड स्पोरेंजिएट इज स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ओवर देयर। तो इस प्रकार से 4 पोलन सैक्स प्रेजेंट होती है डाइथीकस एंथर में। एंथर में अगर हम इमैच्योर एंथर से मैच्योर एंथर का जर्नी देखें तो हेटेरोजेनिटी, दैट इज डिफरेंशिएशन होता है इमैच्योर एंथर में। इमैच्योर एंथर में हेटेरोजेनिटी होगी। हेटेरोजेनिटी मीन्स डिफरेंशिएशन। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स को ही हम कहेंगे हाइपोडर्मल सेल्स। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम यहाँ देखें, आउटर लेयर को हमने बोला इपीडर्मिस। इपी मतलब आउटर, तो इनर क्या होगा? हाइपो मतलब लोअर टू इट। तो जो लोअर पार्ट है वो तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू था, तो इसी पैरेन्काइमेटस टिश्यू को हमने कहा हाइपोडर्मल सेल्स। ये हाइपोडर्मल सेल्स ट्रांसफॉर्म होंगी, डिफरेंशिएशन होगा उनमें, मैच्योर होगी, ट्रांसफॉर्म होंगी इनटू आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल्स जो होंगे वो डिवाइड होंगे और दो पार्ट्स बनाएंगे। एक होगा इनर स्पोरोजिनस सेल और दूसरा होगा आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स। अगेन सी द फ्लो। जो हमारे पैरेन्काइमेटस सेल्स थे, पैरेन्काइमेटस सेल्स को हमने हाइपोडर्मल सेल्स कहा, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, आर्कीस्पोरियल सेल्स बनी। आर्कीस्पोरियल सेल्स ने माइटोसिस से डिवाइड किया, दो स्ट्रक्चर्स बनाए, दो पार्ट बनाए। एक है इनर पार्ट जिसे हम स्पोरोजिनस सेल्स कहेंगे और आउटर पार्ट जिसे हम प्राइमरी पैराइटल सेल्स कहेंगे। अब इनर स्पोरोजिनस सेल्स का काम क्या है? ईच ऑफ ऑल स्पोरोजिनस सेल्स हैव द कैपेबिलिटी टू गिव राइज 4 माइक्रोस्पोर्स। अब 4 माइक्रोस्पोर्स क्या है और ये सेंटेंस क्या है?
मतलब ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होगा उसके अंदर होंगे स्पोरोजिनस सेल्स। तो ये एक एक स्पोरोजिनस सेल में, हर एक सेल में एबिलिटी है टू डू मियोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। तो इसका ये मीनिंग है, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनाएंगी एंथर की वॉल। एंथर के वॉल को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। सो दिस इज द टीएस ऑफ एंथर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें अगर हम अंदर से एक कनेक्टिव से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वी हैव 2 लोब्स, इसलिए हम इसे डाइथिकस एंथर कह रहे हैं। एक लोब में यू कैन से देयर आर 2 पोलन सैक, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसलिए टोटल अगर हम देखें इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, और ये है 4 स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर पोलन सैक्स। इसमें है स्पोरोजेनस टिश्यू जिसके सेल्स आगे जाकर मियोसिस कर कर बनाने वाले हैं पोलन ग्रेन्स। तो अब हम देखेंगे आउटर लेयर ऑफ द वॉल ऑफ एंथर। एंथर के जो लेयर्स है उसके वॉल के लेयर्स है वो। तो यहाँ पर इस फ्लो चार्ट से आपको अच्छे से समझ आएगा। पहली और आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट है वो तो इमेच्योर एंथर में भी प्रेजेंट थी, एपिडर्मिस तो वही लेयर है। उसके बाद आती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम को हम सब एपिडर्मल लेयर भी कह सकते हैं। उसके अंदर मिडिल लेयर होती है या फिर मिडिल लेयर्स कह लो, क्योंकि ये 1 से 2 लेयर्स होती है। और टैपिटम इज द इनर मोस्ट और सबसे पास होती है स्पोरोजेनस टिश्यू के। तो टैपिटम का काम हम देखेंगे। टैपिटम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। एपिडर्मिस तो प्रोटेक्टिव होती है, उसके सेल्स होते हैं ट्यूब्यूलर एंड फ्लैट। तो ये सेल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्हें हम याद रखेंगे। तो यू कैन रिपीट विथ मी कि एपिडर्मल सेल्स फंक्शन इज प्रोटेक्शन एंड दीज सेल्स आर टैब्यूलर एंड फ्लैटेड सेल्स। उसके बाद एंडोथीशियम। एंडोथीशियम को सब एपिडर्मल लेयर कहेंगे। एंडोथीशियम के सेल्स होते हैं रेडियली इलोंगेटेड सेल्स विद फाइब्रस थिकनिंग। रेडियली इलोंगेटेड सेल्स विथ फाइब्रस थिकनिंग। मिडिल लेयर 1 से 2 लेयर्स हो सकती है और ये थीन वॉल सेल्स होती है। मिडिल लेयर के जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स कैसी होती है, थीन होती है। लेयर्स कैन डिसइंटीग्रेट इन मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर में ये जो लेयर्स होती है वो सेपरेट आउट हो जाती है। टैपिटम का काम वेरी इंपॉर्टेंट टैपिटम का काम है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पोरोजिनस टिश्यू। इमीडिएटली एनक्लोजेस स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के इमीडिएट आउटर साइड होता है टैपिटम, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यानी जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स है उन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, उनको नरिशमेंट देता है। यही हम इस डायग्राम में टीएस ऑफ एंथर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद वी हैव एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स दिखाई है टैपिटम, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू इज देयर। उसके बाद दिस इज द डेहिस्ड एंथर। तो यहाँ पर जो मैंने लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स दिखाई थी, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स जब ब्रेक होती है, आफ्टर दैट जब एंथर मैच्योर होता है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स ब्रेक होती है और इस प्रकार से पोलन ग्रेन्स कैन डिस्पर्स, उन्हें जगह मिलती है डिस्पर्स होने के लिए। इस प्रकार से एंथर डेहिस होता है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम देखेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सिंपल इसका यही मतलब है, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पहले होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल्स मियोसिस कर कर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएंगी। तो इस सेल को हम मदर सेल कह सकते हैं क्योंकि आगे जाकर ये माइक्रोस्पोर्स बनाने वाली है, इसलिए ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। यही माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन कहते हैं, इसलिए इन्हें पोलन मदर सेल्स भी कहा जा सकता है।
तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करेगी एंड आफ्टर मियोसिस वी गेट 4 हैप्लॉइड गैमेट्स। तो ये 4 हैप्लॉइड गैमेट्स होंगे 4 माइक्रोस्पोर्स। और आगे हम देखेंगे ये माइक्रोस्पोर्स का क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स, टिपिकल पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल होता है, हैप्लॉइड होता है और एक सेल का यूनिसेलुलर होता है। उसके अराउंड 2 वॉल्स प्रेजेंट होती है। एक टिपिकल पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर के अराउंड 2 वॉल्स प्रेजेंट होती है। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म के अंदर 2 वॉल्स आती है, आउटर वॉल, इनर वॉल। तो आउटर वॉल हम एक्साइन कहेंगे, इनर वॉल इंटाइन कहेंगे। एक्साइन इज थिक और इंटाइन इज थिन। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन इज अ वेरी रेजिस्टिव मटेरियल। ये नॉन डिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि उसे एंजाइम्स और जो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस है, एसिड्स है, एल्कलाई बेसिस है, उनसे उससे उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट कैनॉट बी डिग्रेड इजीली। तो ये एक रेजिस्टेंट मटेरियल होता है और इसी वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फॉसिल्स बनकर भी रह सकते हैं। तो इस स्पोरोपोलिन के वजह से पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। इनर वॉल जो होती है वो बनती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से। तो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से ये इनर वॉल बनती है। आउटर वॉल होती है वो स्मूथ भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज सम डिजाइन, इट इज स्कल्पचर्ड एंड उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं फॉर स्पीशीज। यानी कि अगर मैंगो का पोलन ग्रेन है और उस पोलन ग्रेन के ऊपर जो भी डिजाइन होंगी, जो भी पैटर्न होंगे, वो दूसरे किसी पोलन ग्रेन से, लेट्स से हिबिस्कस का पोलन ग्रेन, तो उसके ऊपर के जो पैटर्न्स होंगे उससे डिफरेंट होंगी। तो दोनों पोलन्स के पास उनके उनके कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न आर देयर और इससे हम पोलन ग्रेन से कौन सी स्पीशीज है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एग्जाइन जो होती है उसमें कुछ कुछ पार्ट होता है थिनर, कुछ थीन एरियाज होते हैं जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है या फिर बहुत कम होती है, एब्सेंट होती है। उस पार्ट का होना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उस पार्ट से पोलन ट्यूब फॉर्म होंगी। पोलन जब जर्मिनेट होंगे तो पोलन ट्यूब फॉर्म होंगी और ये पोलन ट्यूब बनेगी इंटाइन से, यानी कि इंटाइन का एलोंगेशन होगा और इंटाइन फॉर्म करेंगी पोलन ट्यूब। और बिकॉज स्पोरोपोलिन इतना हार्ड है तो पोलन ट्यूब बाहर नहीं आ पाएगी, इसलिए कुछ कुछ जगह पर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट और इसलिए जो आउटर वॉल है, आउटर लेयर है एक्साइन, ये डिसकंटिन्यूस होती है क्योंकि कुछ पार्ट में स्पोरोपोलिन इज देयर और कुछ पार्ट में कम है या एब्सेंट है, इसलिए इट इज डिसकंटिन्यूस। इन टाइम जो होती है वो स्मूथ और कंटिन्यूस होती है। ये सब समझ गए हैं तो जो माइक्रोस्पोर जो होता है यही पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन के अंदर जब माइटोसिस होगी, डिवीजन होगी, तो बनेगा गैमेटोफाइट। तो जैसे हमने उस टेबल में देखा था कि एक स्पोरोफाइट नाम में स्पोर है, यानी कि वो स्पोर बनाएगा, तो सिमिलरली एंथर में बना स्पोर, माइक्रोस्पोर, जिसे हमने पोलन ग्रेन कहा। इस पोलन ग्रेन के अंदर होगी माइटोसिस और जब ज्यादा सेल का स्ट्रक्चर बना, मोर देन वन सेल का स्ट्रक्चर बना, उसे हमने नाम दिया गैमेटोफाइट। ये जो गैमेटोफाइट है इसका काम होगा टू प्रोड्यूस गैमीट्स। तो ये गैमेटोफाइट आगे जाकर गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, पोलन वायबिलिटी क्या है? Functional ability of pollen grain to germinate to develop male gametophyte is pollen viability। यानी कि एक पोलन ग्रेन कितने देर तक
उसमें एबिलिटी है कि वो स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट करे और मेल गैमेटोफाइट बनाए। ये है पोलन वायबिलिटी। ये डिपेंड होती है ऑन एक्सटर्नल कंडीशन और इंटरनल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन इज ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, और जो इंटरनल कंडीशंस होती है वो है जेनेटिक मेकअप। एग्जाम्पल यही हम देखेंगे, पोलन वायबिलिटी के दो एग्जाम्पल दिए हैं। एक है कि कुछ पोलन्स 30 मिनट्स ही सर्वाइव कर पाते हैं, उनकी वायबिलिटी 30 मिनट्स तक ही होती है। इसके एग्जाम्पल है वीट एंड राइस। तो जो ये ग्रामीने फैमिली है, राइस, वीट, इनमें सिर्फ 30 मिनट्स तक पोलन वायबल होते हैं। तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है कि पोलन वायबिलिटी 30 मिनट्स के अराउंड ही रहेगी, और मंथ्स तक कुछ पोलन ग्रेन वायबल होते हैं। ऐसी फैमिलीज जैसे कि सोलानेसी, रोजेसी एंड लेगुमिनेसी। सोलानेसी, रोजेसी, लेगुमिनेसी। रिपीट इट मल्टीपल टाइम, सोलानेसी, रोजेसी एंड लेगुमिनेसी, बिकॉज ये पीवाईक्यू है, सीटी नीट में बहुत बार पूछा गया है। इसलिए यू हैव टू रिमेंबर कि मंथ्स तक, महीनों तक इनके पोलन ग्रेन कैन बी वायबल। तो इन दोनों स्पीशीज में उनका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मेकअप अलग था, जिनके वजह से उनकी पोलन वायबिलिटी डिफरेंट थी। तो ये पोलन वायबिलिटी के बारे में हमने प्रॉपर डिस्कस किया। आगे हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले हमने देखा था एंथर का स्ट्रक्चर। एंथर में कैसे बना माइक्रोस्पोर। एंथर क्या है? स्पोरोफाइट है एंथर। तो ये स्पोरोफाइट क्या बनाता है? स्पोर। तो माइक्रोस्पोर बनाया। माइक्रोस्पोर क्यों कहा? क्योंकि वो कंपेरेटिव फीमेल गैमेट वो माइक्रो होता है, और जो भी मेल गैमेट्स होते हैं वो छोटे होते हैं कंपेयर टू फीमेल गैमेट, इसलिए इनका नाम हुआ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को ही हम पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन जो है वो है स्पोर। अब ये स्पोर क्या होगा? डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। तो इस गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होने वाला है ये हम देखेंगे। आई होप अभी तक का सारा क्लियर है। जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी? फ्रॉम पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी कि मेल गैमेटोफाइट एक बनने की जो बिगिनिंग होगी वो पोलन ग्रेन से होगी। पोलन ग्रेन स्पोर था, तो स्पोर जर्मिनेट होगा या फिर स्पोर डिवाइड होगा और गैमेटोफाइट बनेगा। सिमिलरली पोलन ग्रेन में होगी डिवीजन और बनेगा मेल गैमेटोफाइट। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होती है पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन में होगी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, उससे बनेगा ऑब्वियसली माइटोटिक डिवीजन से दो सेल्स बनती है। तो पहली सेल होगी वेजिटेटिव सेल, दूसरी सेल होगी जनरेटिव सेल। अब नाम में ही जनरेटिव सेल है, यानी कि आगे जाकर ये कुछ जनरेट करने वाली है, एंड आई विल टेल यू इट इज गोइंग टू जनरेट मेल गैमीट्स। ओके, वेजिटेटिव सेल्स का क्या काम है और कैसा स्ट्रक्चर है? वेजिटेटिव सेल्स बिगर होती है, उनका वो नेकेड होती है, यानी कि विजिबल होती है, बिगर होती है। उनका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है और उनका काम होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू जनरेटिव सेल या फिर मेल गैमीट्स। तो ये भी यहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, सिमिलर टू टैपेटम। यू नो टैपेटम कहाँ थी? एंथर की लेयर थी। तो वी विल सी वेजिटेटिव सेल ओनली। तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो इरेगुलर होता है। वेजिटेटिव सेल डेंस साइटोप्लाज्म होता है वेजिटेटिव सेल का। इट इज बिगर एंड इट इज रिच इन फूड। जनरेटिव सेल कंपेरेटिव स्मॉल होती है, उसकी वॉल्स भी थिन होती है। इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, यानी कि जनरेटिव सेल इतनी छोटी होती है कि वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती है। ये सब हम इस डायग्राम से देखेंगे कि डायग्राम नंबर ए में हमने देखा कि ये पोलन ग्रेन है, इंटाइन वॉल, एक्साइन वॉल और उसका साइटोप्लाज्म। तो ये हुआ माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन। अब डिवीजन होगा और मेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो जब डिवीजन हुई गैमेटोफाइट फॉर्म हुआ। गैमेटोफाइट
के जो सेल्स है वो है वेजिटेटिव सेल बिगर नेकेड और जनरेटिव सेल स्मॉलर। जनरेटिव सेल इज यू कैन सी कि वो वेजिटेटिव सेल में सी डायग्राम में देखिए कि वेजिटेटिव सेल इज द होल, और उसके होल मतलब पूरी जो पोलन है, पूरा पोलन वो ऑक्यूपाइड बाय वेजिटेटिव सेल, और उसके अंदर उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट हो रही है जनरेटिव सेल। और जर्म पोर भी दिखाया है वही कि वहां पर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, तो वहां से डेवलपमेंट होगी और आउटग्रोथ होगी पोलन ट्यूब की। सो नाउ दिस generative cell will do second mitosis. We will see generative cell will do second mitosis और it will form two male gametes. तो जब माइटोसिस होती है अगेन दो सेल्स फॉर्म होगी जिनकी प्लॉइडी सेम होगी। तो जनरेटिव सेल हैप्लॉइड थी, उसने माइटोसिस किया, दो मेल गैमेट्स बनाए, दोनों भी हैप्लॉइड होंगे, सिमिलर जेनेटिक मेकअप होगा उनका। तो दो नॉन मोटाइल गैमेट्स बने। और पोलन ग्रेन कब शेड होते हैं ये हम देखेंगे आफ्टरवर्ड्स। उसके पहले यू विल सी दिस डायग्राम कि यहाँ पर वी हैव द होल वेजिटेटिव सेल, और ये दो जो है वो है मेल गैमेट्स, तो वो डिवाइड हो रहे हैं। इन डायग्राम ई वी कैन सी टू मेल गैमेट्स आर देयर, वन वेजिटेटिव सेल इज देयर, एंड आफ्टर दैट डायग्राम एफ में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन दिया है। ये कब होने वाला है? जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जाएगा, जब पोलन ग्रेन एंथर में है, एंथर डेहिस होगा। वी हैव सीन द डायग्राम ऑफ डेहिस एंथर। तो जब एंथर से पोलन ग्रेन डिस्पर्स होंगे, वो जाकर स्टिग्मा पर डिपॉजिट होंगे, वहाँ उसे हाइड्रेशन मिलेगा और वो इट विल जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। जर्मिनेट होने के बाद इट विल फॉर्म द पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब यहाँ पर वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब इंटाइन वॉल से ही बनी है। पोलन ट्यूब में क्या इंटर हुआ? पूरा साइटोप्लाज्म ही इंटर्ड हुआ है पोलन ट्यूब में, और उसके साथ जो दो मेल गैमेट थे वो भी पोलन ट्यूब में आए, और उसके साथ वेजिटेटिव सेल इज ऑल्सो, वेजिटेटिव सेल पूरी की पूरी पोलन ट्यूब से एंटर्ड हुई है। उसके साथ ट्यूब न्यूक्लियस क्या है? वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस जब पोलन ट्यूब में एंटर होगा तो उसे हम ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। तो ट्यूब न्यूक्लियस इज ऑफ वेजिटेटिव सेल, पूरा साइटोप्लाज्म वी कैन सी ऑफ वेजिटेटिव सेल, और ये वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट होने वाले दो मेल गैमेट्स भी पोलन ट्यूब में एंटर हुए हैं। नाउ वी कैन सी कि पोलन ग्रेन शेड होने में क्या अंतर है। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें पोलन ट्यूब 2 सेल स्टेज में शेड होते हैं। तो ये 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज है क्या? सिंपल, ये जो सी वाली डायग्राम है जिसमें एक जनरेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है, तो इस पोलन ग्रेन में, इस गैमेटोफाइट में दो ही सेल है, तो इसे हम 2 सेल्ड पोलन ग्रेन कहेंगे। और डी या ई जो डायग्राम है उसमें दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर वेजिटेटिव सेल है। तो ये 3 सेल स्टेज हो गई। तो जब पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में होगा तब ही पोलिनेशन होगा, या फिर तब ही पोलन ग्रेन शेड हो जाएंगे थ्रू एंथर। इसे हम कहेंगे शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन इन 2 सेल स्टेज, और ये मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में होता है। और कुछ एंजियोस्पर्म में जब पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में हो जाता है तब शेड होता है। माइटोटिक डिवीजन, जब पोलन
ट्यूब फॉर्म नहीं हुई है, पोलन ग्रेन के अंदर ही हो सकती है, या फिर पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई है तो पोलन ट्यूब के अंदर भी माइटोसिस होकर जो जनरेटिव सेल है उससे दो मेल गैमेट्स फॉर्म हो सकते हैं. सो माइटोटिक डिविजन ऑफ जनरेटिव सेल कैन टेक्स प्लेस आइदर इन पोलन ट्यूब और इन पोलन ग्रेन. Now there are some questions. Let's answer them. The outer layer of pollen wall, the exine is composed of a highly resistant organic substance called sporopollenin. What is one of its key feature? Sporopollenin का key feature क्या है? If you know the answer, comment it down. And second question है, it is in the development of male gamete, which cell undergoes the second mitotic division to produce two non-motile male gametes. मेल गैमेट्स दो प्रोड्यूस होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं. तो कौन से सेल से ये प्रोड्यूस होते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा है, एंड आई नो यू ऑल हैव वेरी स्ट्रांग मेमोरी. तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे मेमोरी को रिफ्रेश करने का काम करते हैं. सो डेफिनेटली आंसर इट इन कमेंट सेक्शन. Third question, in higher plants, which specific event typically signals the transition from juvenile or vegetative phase to the reproductive phase? कौन सी इवेंट है, कौन सा इवेंट है? Which layer of the mature anther wall is specifically responsible for providing nutrition to the developing microspore? न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को? ये तो मैंने बहुत बार बताया. ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस व्हाट इज द रिजल्टिंग प्रोडक्ट एंड प्लॉइडी लेवल? रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या है और प्लॉइडी लेवल क्या है आफ्टर माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज माइटोसिस? माइटोसिस होने के बाद क्या बनता है और उसकी क्या प्लॉइडी लेवल होती है? कमेंट इट डाउन. ओके.